हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर, फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर के बारे में सारा का सारा जो बनता था, जो भी कॉन्सेप्ट बनता था इसका, वो सारा मैं डिस्कस कर चुका हूं और उसके हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में मैं आपका स्टार्टिंग करूंगा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश से स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। तो नोट्स में जहां पे हमने लास्ट प्रॉब्लम जो डिस्कस की थी, प्रॉब्लम नंबर 9, उस प्रॉब्लम से आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अगला जो हेडिंग आपका, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है जी इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। होता क्या है, कंपनी क्या करती है जी, मान लो कंपनी ने किसी वेंडर से कोई मशीन परचेज की, या कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कंपनी के लिए जो सर्विसेज दी थी, या जो अंडरराइटर्स है जिन्होंने कंपनी की हेल्प की थी कंपनी के शेयर मार्केट में इश्यू करने में, तो उनको जो अंडरराइटिंग कमीशन देना है वो कंपनी ने चेक से पेमेंट नहीं किया। ना तो वेंडर को पे किया फॉर परचेज ऑफ असेट, ना प्रमोटर को पे किया फॉर दियर सर्विसेज, और ना ही अंडरराइटिंग कमीशन चेक से पेमेंट किया। कंपनी ने क्या किया, इनकी सर्विसेज के लिए या असेट के बदले जो पेमेंट करना था वो कैश में ना देके, वो चेक से ना देके, कंपनी ने वो पेमेंट शेयर्स में कर दिया। इसलिए हमारा पॉइंट बना जी इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी, तो अगर इस केस में आपसे एंट्री पूछी जाए कि कैसे एंट्रीज करनी है, कैसे इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, ठीक है, तो किस टाइप से करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। तो हेडिंग लिखेंगे जी, यहां पे लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी, तो कहता है इस केस में मान लो आपने कोई असेट परचेज की, ऑन परचेज ऑफ असेट, आपने कोई असेट परचेज की, तो जब असेट परचेज की तो एंट्री हो गई सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। अब असेट फर्नीचर भी हो सकता है, असेट मशीनरी भी हो सकती है, तो मैंने लिखा सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदा उसका नाम लिखूंगा जी टू वेंडर अकाउंट। ठीक है जी, उसके बाद क्या किया, मान लो केस 2, मान लो अंडरराइटर्स की हेल्प ली, तो जब अंडरराइटर की हेल्प ली तो उनका कमीशन हमने ड्यू किया ऑन ड्यू ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, ऑन ड्यू ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। तो जब अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू किया तो उस केस में एंट्री बनी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी, हमेशा डेबिट होते हैं। तो मैंने एंट्री की अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। ठीक है जी, इसी तरह से मान लो किसी का बिजनेस परचेज किया,
तो बिजनेस परचेज किया तो उस बिजनेस की असेट्स भी खरीदी और उस बिजनेस की लाइबिलिटीज भी खरीदी, और जितना परचेज कंसीडरेशन था उसके लिए हमने क्या किया, उस बिजनेस का जो ओनर था उसको हमने क्रेडिट कर दिया। जैसे देखेंगे, मैं केस 3 लिख रहा हूं। ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, तो जब किसी का बिजनेस परचेज किया, ठीक है जी, उस केस में मैं एंट्री करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, मैं एंट्री करूंगा जी यहां पे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटीज भी परचेज की तो यहां पे मैं लिखूंगा टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। और जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है उसके लिए मैं लिखूंगा यहां पे टू वेंडर अकाउंट। ठीक है जी, ये तो हमने क्या किया, ड्यू करने की एंट्री की। अब बदले में क्या करूंगा, जैसे मान लो असेट खरीदी तो ड्यू करने की एंट्री भेजी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अंडरराइटिंग कमीशन को ड्यू करने की एंट्री बनी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। और इसी तरह से बिजनेस परचेज किया तो परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करने की एंट्री बनी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है जी, अब हो सकता है ये जो भी वेंडर्स है या जो अंडरराइटर्स हैं उनको हमने कुछ पेमेंट कैश में कर दी हो और बाकी हमने शेयर्स में कर दी हो, ठीक। लेकिन मेरा जो पॉइंट है मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, अब बदले में क्या किया मैंने, इनको शेयर्स इश्यू किए। ठीक है जी, तो आपको पता लग गया शेयर जो इश्यू करते हैं वो पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। तो अगर मैंने पार पे शेयर इश्यू किया, अगर मैंने पार पे इश्यू किया, पार का मतलब नॉमिनल वैल्यू पे इश्यू किया और प्रीमियम का मतलब होता है मोर देन नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे इश्यू किया। तो अगर हमने शेयर पार पे इश्यू किए तो एंट्री हो जाएगी जी वेंडर अकाउंट डेबिट, या वेंडर की जगह आ जाएगा जी आपका अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, जब आपने वेंडर को या जब आपने अंडरराइटर को शेयर इश्यू किए, पार पे इश्यू किए, तो एंट्री बनी वेंडर अकाउंट डेबिट या अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर आपने शेयर प्रीमियम पे इश्यू किए तो एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट या फिर अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, उसके बाद मान लो अगर प्रमोटर को शेयर इश्यू किए गए तो क्या एंट्री करेंगे, तो मैंने लिखा इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। अगर प्रमोटर्स को शेयर इश्यू किए गए, ठीक है जी, तो उस केस में जो एंट्री बनेगी वो क्या एंट्री बनेगी, तो जब शेयर प्रमोटर को इश्यू किए गए तो उस केस में ये जो प्रमोटर को शेयर इश्यू करते हैं ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है। जैसे जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं वो सारे के सारे हम ट्रांसफर कहां करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं।
वैसे ही कंपनी में जितने भी कैपिटल लॉस होंगे वो सारे के सारे हम ट्रांसफर करेंगे गुडविल में। ठीक है जी। तो इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर, जब प्रमोटर को शेयर इश्यू करते हैं तो एंट्री होगी जी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। प्रीमियम पे होगा तो मैं लिख दूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी लिख दूंगा। अब कई बार क्वेश्चन में पूछता है नंबर ऑफ शेयर्स भी बताओ, कितने शेयर्स इश्यू किए। नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है आपका परचेज कंसिडरेशन ठीक है जी। परचेज कंसिडरेशन का मतलब ये हो गया जी आपका, इसको आप बोल सकते हैं अमाउंट पेबल टू वेंडर कि वेंडर को अभी कितना पैसा पे करना है। इसको मैं डिवाइड करूंगा इश्यू प्राइस ऑफ शेयर से। इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। चलो जी, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं। फॉर एग्जांपल लिखेंगे एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी। परचेज्ड अ मशीनरी ₹4 ये आ गया जी 13,50,000 फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की 13,50,000 की मशीन खरीदी वाई लिमिटेड से एंड इश्यूड शेयर ऑफ ₹100 ईच, शेयर ऑफ ₹100 ईच इन कंसिडरेशन ठीक है जी। और बदले में ₹100 वाले शेयर्स इश्यू कर दिए। पास जर्नल एंट्रीज इफ शेयर्स आर इश्यूड एट फर्स्ट लिखेंगे पार पे शेयर इश्यू किए गए और सेकेंड लिखेंगे शेयर्स जो इश्यू किए गए वो 50% प्रीमियम पे इश्यू किए गए। ठीक है जी। इसका मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं जी इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में करूंगा एंट्रीज, एक्स लिमिटेड की बुक्स में करूंगा, क्योंकि असेट किसने खरीदी है, एक्स लिमिटेड ने खरीदी है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स की बुक्स में एंट्रीज करनी है। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है जी। फर्स्ट एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री असेट को खरीदने की और असेट का नाम है जी मशीनरी। तो एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट। ठीक है जी। कितने की मशीन परचेज की, 13,50,000 की मशीन परचेज की। तो नरेशन लिख देंगे बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम वाई लिमिटेड। उसके बाद दूसरी एंट्री करेंगे, दूसरी एंट्री शेयर इश्यू करने की। तो मशीन खरीदी और बदले में क्या किया जी, शेयर्स इश्यू कर दिए। अब दूसरे में भी फर्स्ट केस में करूंगा
शेयर्स इश्यू किए जी, पार पे इश्यू किए। ठीक है जी, तो पहले एंट्री कर लेते हैं। एंट्री बनी मेरी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर्स इश्यू किए, तो यहां पे लिखेंगे जी, एक वर्किंग नोट में नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर का आपका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन। 13,50,000 की आपने एक मशीन परचेज की। ठीक है जी, और पार पे इश्यू किया, इसका मतलब इश्यू प्राइस कितना शेयर का, 100 रुपए। तो आपने शेयर इश्यू किए 13,500 शेयर इश्यू किए। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग इश्यू ऑफ 13,500 शेयर, बीइंग इश्यू ऑफ 13,500 शेयर एट ₹100 पर शेयर इन कंसिडरेशन। मीन्स बदले में मशीन खरीदी और उसके बदले में हमने 13,500 शेयर इश्यू कर दिए, ठीक, 100 रुपए के हिसाब से। तो ये आ गया जी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 13,500 इंटू 100, ये आ गया जी आपका 13,50,000 रुपए। ये फर्स्ट केस मैंने कराया जिस केस में आपका शेयर पार पे इश्यू किए गए। अब मैं आऊंगा जी दूसरा केस और मैं लिखूंगा यहां पे जब शेयर प्रीमियम पे इश्यू किए गए। तो ये लिखा मैंने जब शेयर प्रीमियम पे इश्यू किए गए, और प्रीमियम भी कितना है जी, 50% प्रीमियम पे इश्यू किए गए। तो पहले मैं वैसे ही एंट्री करूंगा, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करूंगा। तो एंट्री करेंगे जी वेंडर अकाउंट डेबिट मींस वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ये लिखा मैंने टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड ये लिखा मैंने टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, अब हम करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है आपका अमाउंट पेबल टू वेंडर या परचेज कंसीडरेशन ऑफ असेट। तो 13,50,000 की असेट परचेज की और बदले में 100 का शेयर 50% प्रीमियम पे इश्यू किया। इसका मतलब इश्यू प्राइस ऑफ शेयर कितना हो गया जी, 150 हो गया। ठीक, इसको डिवाइड किया तो ये आ गए जी आपके 9,000 शेयर्स आ गए। तो वाई लिमिटेड को हमने 9,000 शेयर्स दिए और एक शेयर हमने दिया जी 150 के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये आ गया आपका 13,50,000 रुपए, जिसमें शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना था, तो जो 150 रुपए था उसमें 100 रुपए कैपिटल का अमाउंट है। तो शेयर कैपिटल के सामने मैंने लिखा 9 लाख रुपीस। ठीक, और जो ये शेयर इश्यू किए हमने, इसमें प्रीमियम का कितना अमाउंट है, 150 रुपए में 50 रुपए आपका प्रीमियम का अमाउंट है। तो मैंने लिखा 9,000 इंटू 50, ये आ गया जी 4,50,000। ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ गया। तो नरेशन लिख देंगे बीइंग इश्यू ऑफ 9,000 शेयर एट ₹150 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम, बीइंग इश्यू ऑफ 9,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज कितना चाहिए, 150, ठीक, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये मैंने आपको समझाया इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और उसमें एक एग्जांपल भी करा दिया। ठीक है जी, चलते हैं नोट्स पे।
हमें पढ़ना है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। पूरी तरह से समझ चुके हैं, विद एग्जांपल हमने इसको कवर कर लिया है। एक बार फिर से देख लेंगे क्या क्या पढ़ा हमने इसमें। तो मैंने बताया जी इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश में मैंने कहा जब कोई असेट खरीदते हैं तो उसकी नॉर्मल एंट्री करनी है। असेट खरीदने की एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है जी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है जी। कोई भी खर्चे को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? वो एक्सपेंसेस डेबिट टू जिसको देना है उसका नाम। ठीक, तो एंट्री हुई जी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। और जब कोई बिजनेस परचेज किया, मतलब जब असेट परचेज किया, जब कोई बिजनेस परचेज किया तो बिजनेस परचेज किया तो बिजनेस की असेट भी खरीदी और लाइबिलिटी भी खरीदी। तो मैंने एंट्री की सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। ठीक, और कितने पे खरीदा तो उसके लिए मैंने लिखा टू वेंडर्स अकाउंट। अब बदले में हो सकता है इनको सारा का सारा हमने शेयर्स में पेमेंट की हो या कुछ हमने कैश में पेमेंट की हो, कुछ शेयर्स में पेमेंट की हो। तो अगर कैश में हमने कुछ पेमेंट की तो कैश में पेमेंट की एंट्री नॉर्मल एंट्री, जिसको पेमेंट कर रहे हो उसका नाम, या कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हो तो उसका नाम, टू कैश या टू बैंक अकाउंट। बट मैं बात कर रहा हूं, मेरा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है जी इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो मैं बताऊंगा शेयर इश्यू करने की एंट्री। तो पार पे शेयर इश्यू किया, मतलब 100 का शेयर 100 रुपए में इश्यू कर दिया या 10 का शेयर 10 में इश्यू कर दिया, तो एंट्री बनी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब प्रीमियम पे इश्यू किया तो एंट्री बनी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद जब प्रमोटर्स को शेयर इश्यू करते हैं तो मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि प्रमोटर्स को जब शेयर इश्यू करते हैं तो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम पे इश्यू करेंगे तो लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो अमाउंट पेबल टू वेंडर, वेंडर को कितना पे करना है शेयर्स में, डिवाइड करेंगे इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। अगर पार पे इश्यू किया तो पार वैल्यू लिख देंगे, और प्रीमियम पे इश्यू किया तो नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम जोड़ के इश्यू प्राइस लिख देंगे। ठीक है जी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि 13,50,000 की एक मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदने की एंट्री हुई जी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट। और वाई लिमिटेड को शेयर पार पे इश्यू किया तो वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल 100 का शेयर 100 पे इश्यू किया। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर आए जी 13,500। और अगर 100 का शेयर हमने 50% प्रीमियम पे इश्यू किया तो इश्यू प्राइस हो गया कितना? 150। तो इस केस में नंबर ऑफ शेयर आए जी 9,000 शेयर आ गए। तो एंट्री की मैंने वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9,000 शेयर, और एक शेयर हमने इश्यू किया 150 पे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 100 रुपए, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना? प्रीमियम का अमाउंट कितना? 50% कितना? 50 रुपए। ठीक है जी, और ये मैंने नरेशन लिख दिया। आ जाओ जी नोट्स पे आ जाओ। नोट्स में आपको दे रखा है कि व्हेन द कंपनी परचेज सम असेट, जब कोई असेट परचेज करे या किसी से कोई सर्विसेज लेती है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू सप्लायर इन द फॉर्म ऑफ कैश, कहते हैं कैश में पेमेंट करने की एंट्री आपको पता है। ठीक है जी। तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी कैश में पेमेंट कर सकती है और शेयर्स में भी पेमेंट कर सकती है। सच इश्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। Such shares are disclosed separately under the head share capital। तो शेयर कैपिटल हेडिंग में अलग से दिखाएंगे। और जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था इश्यू ऑफ शेयर का और मैंने बैलेंस शीट बना के दिखाई थी, वहां पे भी मैंने आपको बताया था, वहां पे भी कुछ शेयर वेंडर को इश्यू किए थे और कुछ शेयर सर्विसेज के लिए भी इश्यू किए थे। तो इश्यू में भी पार और प्रीमियम दोनों पे हो सकता है। एंट्रीज मैं आपको समझा चुका हूं, देखेंगे। और नोट्स में भी एंट्री आपको दे रखा है कि जब आपने शेयर इश्यू किए वेंडर को, असेट खरीदने की एंट्री नॉर्मल एंट्री है, इसलिए वो नोट्स में नहीं लिखी। असेट खरीदने की एंट्री होती है असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिससे खरीदी उसका नाम, ये नॉर्मल एंट्री है, ये शेयर्स की एंट्री नहीं है। शेयर्स की एंट्री है जी जब शेयर आपने इश्यू किए वेंडर को, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जब पार पे इश्यू किया। और जब प्रीमियम पे इश्यू किया, जैसे 100 का शेयर 120 पे इश्यू किया, तो वेंडर के सामने लिखेंगे 120, शेयर कैपिटल 100 रुपए, प्रीमियम कितना है? 20 रुपए।
जब प्रमोटर को शेयर इश्यू किए तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दे रखा आपको प्रॉब्लम नंबर 10, पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसको। क्वेश्चन में दे रखा है बी लिमिटेड परचेज द असेट ऑफ 10,80,000 की असेट खरीदी फ्रॉम सी लिमिटेड और कंसिडरेशन जो पे करना वो 100 रुपए का शेयर इश्यू करना है। कहते हैं भैया एंट्रीज करके दिखाओ इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, अगर आपने शेयर पार पे इश्यू किया या आपने शेयर 20% प्रीमियम पे इश्यू किया। ठीक है जी, चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं जी आपकी स्क्रीन पे, प्रॉब्लम नंबर 10 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। और हमें जो बुक्स बनानी है वो बनानी है जी बी लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज करनी है। तो मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड की बुक्स में अपने को एंट्रीज करनी है, जर्नल करके दिखाना है। तो ये हो गया जी सबसे पहले जर्नल का डेट का कॉलम, ये आ गया जी पर्टिकुलर्स, ये आ गया एलएफ का कॉलम, ये आ गया जी डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। बीच बीच में फॉर्मेट भी लिख लिया करो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में जाओगे जब एंट्रीज करोगे तो हो सकता है फॉर्मेट ही भूल जाओ कि जर्नल का फॉर्मेट क्या था। ठीक है जी, तो इसमें लिखेंगे डेट, अगर डेट गिवन होगी तो डेट लिखेंगे। यहां लिखेंगे जी पर्टिकुलर्स, इसमें लिखेंगे एलएफ डेबिट अमाउंट एंड लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट। क्वेश्चन में पहली एंट्री क्या परचेज किया, असेट परचेज की, बस इतना लिखा है, असेट का नाम नहीं दे रखा। ठीक है जी, किससे परचेज किया, सी लिमिटेड से परचेज किया। तो मेरी एंट्री बनी फर्स्ट एंट्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड अकाउंट। असेट जो खरीदी वो खरीदी जी इसमें 10,80,000 के असेट परचेज की। तो नरेशन लिखेंगे यहां पे बीइंग परचेज ऑफ असेट्स फ्रॉम सी लिमिटेड। कि सी लिमिटेड से बी लिमिटेड ने असेट परचेज की। ठीक है जी, उसके बाद केस वन, केस वन जो दे रखा है वो कहता है आपने शेयर अगर पार पे इश्यू किए तो इसकी एंट्रीज बताओ। तो मैं एंट्री करूंगा केस वन में, एंट्री करूंगा जी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कौन से शेयर इश्यू किए, क्या नाम दे रखा है, यस दे रखा है, कहता है फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स इश्यू किए। तो मैंने लिखा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे यहां पे एक वर्किंग नोट में। तो मैंने बनाया जी यहां पे एक वर्किंग नोट बनाया, ये लिखा मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कि कितने शेयर्स इश्यू किए अगर हमने पार पे इश्यू किया। तो सी लिमिटेड को पे करना है 10,80,000 रुपए, और एक जो फुल्ली पेड शेयर है उसका इश्यू प्राइस कितना जी, पार पे इश्यू किया तो इश्यू प्राइस हो गया 100 रुपए
इट मींस शेयर इश्यू किए 10,800 शेयर्स इश्यू किए। ठीक है जी, तो नरेशन लिख देंगे यहां पे बीइंग इश्यू ऑफ बीइंग 10,800 शेयर इश्यूड एट पार। और पार का मतलब आपको पता ही है 100 का शेयर 100 रुपए पे इश्यू किया, तो 10,800 इंटू 100 ये आ गया जी सी लिमिटेड में 10,80,000 रुपए। और यहां भी मैं लिखूंगा 10,80,000 रुपए। उसके बाद केस 2, केस 2 में क्वेश्चन में दे रखा आपको, कहता है शेयर्स इश्यू किए 20% प्रीमियम पे इश्यू किए। तो पहले एंट्री लिख लो जी, एंट्री हो गई सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, अब उसी तरह से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर निकाले थे वैसे ही यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने आपको जब शेयर हमने प्रीमियम पे इश्यू किए, जब हमने शेयर 20% प्रीमियम पे इश्यू किए, तो वैसे ही बिल्कुल जैसे हमने पहले लिखा कि अमाउंट पेबल टू वेंडर कितना 10,80,000 और डिवाइड करेंगे इसको इश्यू प्राइस ऑफ शेयर से, जो हो गया जी 120 हो गया। 100 रुपए शेयर की फेस वैल्यू पार वैल्यू और 20% प्रीमियम कितना 20 रुपए, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया जी 120 हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 9,000 शेयर्स आ गए। तो नरेशन लिख देंगे बीइंग इश्यू ऑफ 9,000 शेयर एट द रेट रुपीज कितना जी, ये आ गया 120। ठीक, तो सी लिमिटेड को हमने 9,000 शेयर इश्यू किए, सी लिमिटेड को हमने 9,000 शेयर इश्यू किए और एक शेयर जो है वो है जी 120 रुपए का। तो सी लिमिटेड को हमने डेबिट किया 10,80,000 से। उसके बाद मैंने लिखा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने 9,000 शेयर इश्यू किए और एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है, जो पार वैल्यू है, कैपिटल का अमाउंट है वो है जी 100 रुपीज, तो ये आ गया 9 लाख रुपीज। और 20 रुपए प्रीमियम का अमाउंट है, तो मैं लिखूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम 9,000 इंटू ये क्या जी 20 से, तो प्रीमियम का अमाउंट आ गया 1,80,000 रुपए। ठीक है जी, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। पहली एंट्री की हमने इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड असेट को खरीदने की, एंट्री भी असेट्स अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड अकाउंट। फिर दो केस दे रखे थे, एक पार पे शेयर इश्यू करना था और एक करना था जी प्रीमियम पे इश्यू करना था। पार और प्रीमियम पे जब मैंने शेयर इश्यू किए तो नंबर ऑफ शेयर निकाल दिए। अगर पूछ ले एग्जाम में कभी, वैसे भी आपको वर्किंग में निकाल के दिखाना है, तो पार पे शेयर इश्यू करने पड़ेंगे 10,800 शेयर एट द रेट रुपीज 100 ईच, और प्रीमियम पे इश्यू करेंगे तो शेयर इश्यू करने जी 9,000 शेयर इश्यू करने हैं। इसके बाद चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम नंबर 11 करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 11 में आपको दे रखा है डी लिमिटेड इश्यूड 2,000 शेयर ऑफ 100 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। कहते हैं डी लिमिटेड ने अपने जो प्रमोटर्स हैं उनको 2,000 शेयर इश्यू किए और एक शेयर था जी 100 रुपए का शेयर था। इसका मतलब 100 रुपए का शेयर 100 रुपए पे इश्यू किया, इट मीन्स पार पे इश्यू किया। ठीक है जी, वो प्रमोटर को जब शेयर इश्यू करते हैं तो उसकी एंट्रीज में आपको लिखा चुका हूं। एंड इश्यूड 1,000 शेयर ऑफ 100 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द अंडर राइटर्स फॉर दियर अंडर राइटिंग सर्विसेज।
तो अपने को एंट्रीज करके दिखानी है इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। तो ये लिखा जी मैंने यहां पे, मैं हेडिंग लिखूंगा यहां पे इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। डी लिमिटेड की बुक्स में अपने को करनी है जी जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है सर, करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली एंट्री कहता है प्रमोटर्स को 2000 शेयर इश्यू किए और एक शेयर 100 रुपए का था, 100 पे ही इश्यू किया हमने। तो फर्स्ट एंट्री मैंने की यहां पे, ये लिखा जी मैंने गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब प्रमोटर को शेयर इश्यू करते हैं तो ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है और जितने भी कैपिटल लॉस होंगे सारे के सारे गुडविल में डेबिट कर देंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और शेयर का नाम भी लिख दिया करो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, शेयर कौन से हैं, ऐसा कहीं भी नाम नहीं लिखा तो मैं शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा जी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, नरेशन लिख दूंगा यहां पे, बीइंग इश्यू ऑफ 2000 शेयर of rupees 100 each to promoters। ठीक है जी, तो 2000 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, ये हो गए 2 लाख रुपीज के हो गए। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि अंडर राइटर को उनका कमीशन भी दिया और कमीशन में क्या दिया जी, 1000 शेयर दिए ऑफ 100 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड। ठीक है जी, तो पहले मैं अंडर राइटर का कमीशन को ड्यू करूंगा, तो एंट्री करूंगा जी, सेकेंड एंट्री करूंगा अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगा बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, कि अंडर राइटिंग कमीशन हमने ड्यू किया। ये कमीशन कितना था जी, तो कमीशन का अमाउंट ऐसे नहीं बता रखा, बट ये दे रखा है 1000 हमने शेयर इश्यू किए 100 ईच के हिसाब से, इसका मतलब अंडर राइटिंग कमीशन बनता था 1 लाख रुपीज। उसके बाद अगली एंट्री, ये जो ड्यूक के बाद इनको शेयर इश्यू करने की एंट्री करेंगे, तो एंट्री भेजी अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अमाउंट में लिख देंगे 1 लाख रुपीज और फिर नरेशन में दिखा देंगे कि हमने इनको 1000 शेयर इश्यू किए अंडर राइटर्स को ऑफ रुपीज 100 ईच, बीइंग इश्यू ऑफ 1000 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच फॉर अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है जी, तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 11 का सॉल्यूशन। देखेंगे ये हमने सॉल्यूशन किया प्रॉब्लम नंबर 11 का। अपने को डी लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री करके दिखानी थी। फर्स्ट एंट्री प्रमोटर को शेयर इश्यू किए, ठीक है जी। फिर अंडर राइटर्स को कमीशन देना था, कमीशन देना था जी 1 लाख रुपीज।
पहली एंट्री मैंने ड्यू किया, बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन, यहां पे लिखूंगा ड्यू। उसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन के बदले हमने शेयर्स इश्यू कर दिए। चलते जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 12 का सॉल्यूशन करूंगा। क्वेश्चन में कहता है आर लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ सी लिमिटेड। ठीक है जी, बिजनेस परचेज किया ₹2,70,000 और इसकी पेमेंट जो है वो फुल्ली पेड शेयर्स में की गई। आर लिमिटेड ने क्या किया, 10 रुपए का शेयर जो था, जो फुल्ली पेड था, वो इश्यू किया इन कंसिडरेशन। आपको एंट्रीज करनी है आर लिमिटेड की बुक्स में। अगर शेयर्स इश्यू किए गए जी पार पे, या शेयर इश्यू किए गए 20% प्रीमियम पे इश्यू किए गए। चलो जी, इसका मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो आ जाओ जी, अपने को आर लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज करके दिखानी है। तो मैं हेडिंग लिखूंगा यहां पे। सबसे पहले तो मैं बता दूं सॉल्यूशन कर रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 12 का, और अपने को बनानी है इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड। आर लिमिटेड की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है। करेंगे फटाफट से एंट्रीज करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपने को पता लग चुका है। तो एंट्री कीजिए हमने। पहली एंट्री कहता है आर लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया सी लिमिटेड का, 2,70,000 पे परचेज किया। ठीक है, तो आप सन्ड्री असेट्स अकाउंट लिख सकते हैं, या फिर आप बिजनेस परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो आप बिजनेस परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं कि बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, या फिर आप एक काम करेंगे, आप इसकी जगह सन्ड्री असेट्स भी लिख सकते हैं कि सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आपने लिखा सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू किस, जिससे परचेज किया उसका नाम, तो ये है जी आपका सी लिमिटेड। तो आपने लिखा टू सी लिमिटेड अकाउंट। तो ये अमाउंट लिखा मैंने 2,70,000। ठीक है जी, नरेशन लिख देंगे। उसके बाद मैं करूंगा जी दूसरी एंट्री। क्वेश्चन में दे रखा है आपको एंट्रीज करनी, अगर पार पे शेयर इश्यू किए गए या फिर 20% प्रीमियम पे इश्यू किए गए। तो अगर पार पे इश्यू किए गए तो क्या एंट्री होगी, और अगर प्रीमियम पे इश्यू किए गए तब क्या एंट्री होगी। कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं, बट मैं आपको बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो पार पे अगर करेंगे एंट्री, तो एंट्री हो जाएगी जी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, और क्या शेयर का नाम दे रखा है, कौन सा शेयर है, नहीं दे रखा, तो मैं लिखूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे मैं निकाल लूंगा जी नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लूंगा। तो अमाउंट पेबल टू सी लिमिटेड कितना, 2,70,000 हमें पे करना है, और एक शेयर का इश्यू प्राइस है 100 रुपए। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए जी आपके 2700 शेयर्स आ गए। ठीक है जी, तो आप एंट्री करेंगे सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2700 शेयर इश्यू की आपने ऑफ रुपीज। एक शेयर 10 रुपए का है, ध्यान से देखेंगे 100 का शेयर नहीं है, ये शेयर है जी आपका 10 रुपए का शेयर है। तो आप यहां पे 10 लिखेंगे, ये एक जीरो क्रॉस होगा, तो 27,000 शेयर आप इश्यू करेंगे। तो आप लिखेंगे 27,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो आपने सी लिमिटेड को डेबिट किया 2,70,000 से, टू शेयर कैपिटल कितना, 2,70,000। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जी प्रीमियम के केस में क्या एंट्री होगी। तो एंट्री हो जाएगी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट
ठीक है जी। फिर आप लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर आप लिखेंगे जी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां पे निकालेंगे जी नंबर ऑफ शेयर्स, 2,70,000 पे करना है, और एक शेयर 20% प्रीमियम पे इश्यू किया, मतलब 10 का शेयर 12 रुपए पे इश्यू किया, तो ये आ गया आपका 2,70,000 को आप डिवाइड करेंगे 12 से, तो शेयर आ गए जी 22,500 शेयर्स आ गए। तो सी लिमिटेड को आपने 22,500 शेयर इश्यू किए और एक शेयर आपने 12 रुपए पे दिया, ठीक है जी। इसका मतलब सी लिमिटेड को आपने डेबिट किया 2,70,000 से। अब ये जो 12 रुपए का आपने शेयर इश्यू किया, इसमें कैपिटल का अमाउंट कितना, तो आपने 22,500 शेयर दिए सी लिमिटेड को, जिसमें कैपिटल का अमाउंट था 10 रुपए, तो ये आ गया जी 2,25,000, ठीक। और 12 रुपए में 2 रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था, तो आपने लिखा 22,500 शेयर इंटू 2, तो ये आ गया जी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना, 45,000। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलते हैं जी प्रॉब्लम नंबर 13 पे चलेंगे। क्वेश्चन में कहते हैं XYZ लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया ABC लिमिटेड का फॉर रुपीज 3 लाख, पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स। XYZ लिमिटेड अलॉटेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड, ठीक है जी। तो शेयर अगर पार पे इश्यू किया गया तो आप नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे जी यहाँ पे 10 का शेयर है ना, तो 3 लाख को डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये शेयर आ जाएंगे 30,000 शेयर, ठीक। और एंट्रीज वैसे ही करनी है जैसे अभी अभी मैंने क्वेश्चन में करके दिखाई। और अगर आपने प्रीमियम पे शेयर इश्यू किए तो 3 लाख को आप डिवाइड करेंगे जी 12 रुपए से, तो ये नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे आपके 25,000 शेयर। और एंट्रीज वैसे ही करनी है जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको करके दिखाया। इसके बाद चलेंगे आगे, चलेंगे जी नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है 1 मई 2014 को सुपरमैन लिमिटेड, सुपरमैन आ गया जी, सुपरमैन लिमिटेड ने 5,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए ऑफ 100 ईच, जिसकी पेमेंट कैसे होनी है, कहता है 20 एप्लीकेशन पे आना है, ठीक है। और एप्लीकेशन की डेट आपको दे रखी है। 30 रुपीज अलॉटमेंट आना है। एप्लीकेशन कहता है रिसीव्ड ऑन 15 मई 2014, तो एप्लीकेशन की डेट ये रही जी, ठीक। एप्लीकेशन की डेट आ गई। अलॉटमेंट कब किया गया, अलॉटमेंट किया गया 1 जून 2014 को, ठीक है। तो अलॉटमेंट की डेट भी आपको मिल गई। ये फर्स्ट कॉल की डेट है, ये फाइनल कॉल की डेट है। फिर कहते हैं इश्यू किए थे 5,000 शेयर और एप्लीकेशन आई 6,000 के लिए। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये प्रोराटा का क्वेश्चन है। आगे दे रखा है एप्लीकेंट फॉर 2500 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल, ठीक है जी। 2500 वालों को फुल अलॉटमेंट कर देंगे, एंड 3,000 वालों को 2500 अलॉटमेंट करेंगे, और 500 शेयर को क्या किया जी, रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, अभी मैं इसका आपको एक नोट बना के दिखाऊंगा, एक वर्किंग नोट समझाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा। बैलेंस ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कहता है प्रोराटा के केस में जो एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा आ गया था वो आपने अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया होगा, मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद कहता है जो बैलेंस पैसा बचा, मतलब एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करने के बाद में जो बैलेंस अलॉटमेंट का पैसा बचा वो आपने रिसीव किया जी 15 जून को रिसीव किया, ठीक है जी। मतलब ये अलॉटमेंट के पैसा रिसीव करने की डेट है, और ड्यू करने की डेट क्या है, 1 जून 2014 है अलॉटमेंट का ड्यू करने की डेट। उसके बाद कहते हैं कॉल वर ड्यूली मेड ऑन 1 जुलाई को कॉल की गई,
एंड 1 अगस्त 2014 को फाइनल कॉल ड्यू की गई। मतलब इसका कॉल मांगने का जो डेट है वो 1 जुलाई है और 1 अगस्त है, और पेमेंट करने का डेट 31 जुलाई और 30 अगस्त है। आगे कहता है वन शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 150 शेयर्स। ठीक है जी, इसने पैसा नहीं दिया, कॉल इन एरियर हो गया। और कहता है फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ ना देके विच ही पेड विद द फाइनल कॉल मनी, इसने पैसा फाइनल कॉल के साथ दिया, और फाइनल कॉल के साथ जो पैसा दिया वो 5% इंटरेस्ट के साथ दिया। ठीक है। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी, इसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर विच एंड ऑन 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर तक इसने पैसा नहीं दिया। आपको कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्री करके दिखानी है। तो पहले मैं बना देता हूं, आपकी कैश बुक बना देता हूं और आपके जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेता हूं। आ जाओ जी, आपकी स्क्रीन पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 14 का, और क्वेश्चन कहता है आपको जो बुक्स दे रखी है किस कंपनी की बुक से, मैं देख लेता हूं यहां पे, सुपरमैन लिमिटेड। ये कैसे भूल गए हम, सुपरमैन लिमिटेड। तो मैंने लिखा जी इन द बुक्स ऑफ सुपरमैन लिमिटेड। अपने को बनाना एक कैश बुक बनानी है। क्वेश्चन में आपको डेट भी दे रखी है, तो मैं कैश बुक में इस पर डेट का कॉलम भी लेके चलूंगा। ये डेबिट साइड है, रिसिप्ट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो ये मैंने बनाया जी डेट का कॉलम, ये आ गया पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इसी तरह से इस साइड डेट, ये आ गया जी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। आप पर्टिकुलर्स लिख दीजिए, आप रिसिप्ट का कॉलम लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक, कैश बुक का फॉर्मेट बन चुका है आपका। अब मैं बनाऊंगा इसमें जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। हेडिंग मैंने लिख रखा है इन द बुक्स ऑफ सुपरमैन लिमिटेड, और मैं बना रहा हूं जी, अब मैं करूंगा आपके सामने यहां पे जर्नल एंट्रीज करके दिखाऊंगा। तो जो कैश की एंट्रीज होगी उनको हम नहीं करेंगे, उनको छोड़ के बाकी जो भी एंट्रीज होगी, चाहे वो कॉल इन एरियर की है या कॉल को ड्यू करने की एंट्री है, वो सारी एंट्रीज हम करके देखेंगे। नरेशन मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है जी, क्योंकि नरेशन सारे क्वेश्चन में सेम ही लिखना होता है। तो नरेशन मैं आपको एक बार समझा चुका हूं, कुछ क्वेश्चंस में मैं लिख भी चुका हूं। तो नरेशन लिख के मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। अब मैं एग्जाम में आपको जरूर लिखना है, बट अगर क्वेश्चन में आपको लिख देता है कि नरेशन की नीड नहीं है, तो फिर आपको नरेशन नहीं लिख के आना है। तो ये कॉलम बना जी डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। मैंने आपके सामने बनाई जी कैश बुक बना दी और जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना दिया। क्वेश्चन में कहते हैं 1 मई 2014 को सुपरमैन लिमिटेड ने 5000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए, और एक शेयर था जी 100 रुपए का शेयर था, पार पे इश्यू किया। ठीक, एप्लीकेशन 20 की है, अलॉटमेंट 30 का है, 20 की फर्स्ट कॉल और 30 रुपए की फाइनल कॉल है।
क्वेश्चन में दे रखा है एप्लीकेशन जो रिसीव की वो रिसीव की जी 15 मई 2014 को, तो सबसे पहली एंट्री करूंगा और एप्लीकेशन रिसीव की 6000 शेयर्स के लिए। ठीक है जी, तो आ जाओ कैश बुक पे आ जाओ। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री। और डेट क्या डालूंगा जी इसमें, कहता है एप्लीकेशन रिसीव की 15 मई 2014 को रिसीव की एप्लीकेशन, तो 15 मई 2014 को मैंने लिखा इसमें टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और क्वेश्चन में दे रखा है एप्लीकेशन जो रिसीव की वो 6000 शेयर्स पे रिसीव की। ठीक है जी, और एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो है आपका 20 रुपीज, तो मैंने लिखा 6000 इंटू 20, ये आ गया जी 1,20,000 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहता है एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून 2014 को अलॉटमेंट किया गया। ठीक, इसका मतलब अलॉटमेंट कब किया गया जी, 1 जून 2014 को। तो मैं एंट्री करूंगा। अब आगे क्या दे रखा है, किसको कितने अलॉट किए वो भी दे रखा है, तो इसका एक वर्किंग नोट बनाऊंगा यहां पे बना रहा हूं जी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है शेयर जो इश्यू किए, ठीक है जी, और जो एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो क्वेश्चन में दे रखा है एप्लीकेशन जो रिसीव्ड की, और कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए। तो क्वेश्चन में कहता है एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो रिसीव हुई जी 6000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, जबकि कंपनी ने शेयर इश्यू किए 5000। आगे बताता है फिर इसमें कि जो 2500 शेयर होल्डर थे, 2500 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, जो एप्लीकेंट थे उनको फुल अलॉट कर दिया। मतलब जिन्होंने 2500 शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है जी, उनको शेयर कितने इश्यू किए, कितने अलॉट किए, उनको 2500 शेयर अलॉट कर दिए। ये हो गई जी फर्स्ट कैटेगरी कि 2500 शेयर वालों को 2500 शेयर अलॉट कर दिए। तो बैलेंस जो एप्लीकेशन बचा वो बची जी 3500 एप्लीकेशन बची, और शेयर्स कितने बचे, शेयर्स बचे जी 2500। ठीक बात है, ये बैलेंस बच गया। उसके बाद कहता है दोज फॉर 3000 शेयर्स वर अलॉटेड 2500 शेयर। कहते हैं जिन्होंने 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको अलॉट कितना किया, उनको अलॉट किया जी 2500 शेयर अलॉट किया। ये आ गई जी सेकंड कैटेगरी आ गई। तो शेयर्स तो कंपनी के पास खत्म हो गए, लेकिन अभी भी कंपनी के पास 500 शेयर की एप्लीकेशन बची हुई है। तो कंपनी क्या करेगी इनको, ठीक, शेयर तो है ही नहीं कंपनी के पास, तो कंपनी क्या करेगी जी, इन शेयर्स को रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट का मतलब इनका जो पैसा एप्लीकेशन पे रिसीव किया था कंपनी ने, वो पैसा कंपनी क्या करेगी, इनको रिफंड कर देगी। अब 2500 वालों को जब 2500 अलॉट किया तो इन पे कोई भी पैसा एडवांस में नहीं आया, बट जिन्होंने 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको कंपनी ने 2500 शेयर अलॉट किए। इसका मतलब इनका 500 शेयर पे पैसा क्या आ गया जी, कंपनी के पास एडवांस आ गया। ठीक, तो मैं सेकंड जो कैटेगरी है उसका एक वर्किंग नोट बनाऊंगा। तो कहते हैं सेकंड कैटेगरी में शेयर अप्लाइड कितना, सेकंड कैटेगरी में 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया। 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया तो एप्लीकेशन पे जो पैसा रिसीव हुआ
ठीक, शेयर अप्लाई किया गया 3000, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव किया, तो 3000 इंटू 20, कंपनी ने 60,000 रुपए रिसीव किया। ठीक है जी। बट सेकेंड कैटेगरी में 3000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, कंपनी ने उनको 2500 शेयर अलॉट किए। इसका मतलब कंपनी ने इनको 3000 शेयर पूरे अलॉट नहीं किए। तो यूज ऑन एप्लीकेशन, तो कंपनी ने इसका कितना पैसा एप्लीकेशन पे यूज किया, कितना यूज किया जी एप्लीकेशन पे, तो इसको 2500 शेयर अलॉट किए। 2500 पे 20 रुपए के हिसाब से इसका एप्लीकेशन मनी बनता कितना था, बनता था जी 50,000 रुपए बनता था। तो इसका जो एक्सेस पैसा आ गया, एक्सेस कितना आ गया जी, एक्सेस मनी रिसीव्ड, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड, कितना आ गया जी, ये 10,000 रुपए आ गया। ये जो 10,000 आ गया एक्सेस मनी एप्लीकेशन पे, इसको आप ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट। इसको अगली किस्त पे ट्रांसफर कर देंगे, और अगली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है जी, अलॉटमेंट है। इसको हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर देंगे, कितना, 10,000 रुपए। ठीक है जी। और ये जो रिजेक्टेड, इनका पैसा वापस कर देंगे। तो एक क्वेश्चन फिर से पढ़ लूं, मैंने क्वेश्चन यहां तक आपका वर्किंग नोट से समझाया है। अब मैं करूंगा जी एंट्री करूंगा। तो एंट्री पहले मैं करूंगा जी रिफंड की एंट्री करूंगा, देखेंगे। तो जब पैसा आया पहली एंट्री में, तो मैंने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद कंपनी ने शेयर अलॉट किया एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून 2014। तो 1 जून 2014 को जब अलॉटमेंट किया, तो कहता है 500 शेयर वालों को हम कुछ भी अलॉट नहीं करेंगे। तो मैंने लिखा जी, मैंने एंट्री की इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा रिफंड करने की। ठीक, तो मैंने लिखा बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 500 शेयर पे 20 रुपए एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दिया। ये आ गया जी आपका 10,000 रुपए रिफंड कर दिया। ठीक, उसके बाद अगली एंट्री करूंगा इक्विटी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई पैसा ज्यादा आ गया है, उसको ट्रांसफर करेंगे जी अलॉटमेंट पे। ठीक, तो मैंने एंट्री की 1 जून 2014 को, लिखा हुआ है साफ साफ अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून 2014। तो एंट्री करूंगा जी यहां पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में उतना पैसा आएगा जितना शेयर कंपनी ने अलॉट किया। तो कंपनी ने अलॉट किया जी 5,000 शेयर अलॉट किए, इंटू 20 रुपीज एप्लीकेशन मनी है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा जी 1 लाख रुपीज आएगा। उसके बाद जो पैसा एप्लीकेशन पे ज्यादा आ गया था, उसको ट्रांसफर करना है अलॉटमेंट पे। तो आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, इसके लिए मैंने आपको एक वर्किंग नोट बना के दिखा रखा है, कितना पैसा अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करना है। वो ट्रांसफर करना है जी 10,000 रुपए। और यहां पे मैंने लिख दिया जी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना, 1,10,000 रुपए। नरेशन लिख देंगे यहां पे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी इज ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद अगली एंट्री करनी है जी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। ठीक है, अलॉटमेंट को ड्यू करूंगा, एंट्री करूंगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और ये लिखूंगा मैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट ड्यू करूंगा जी, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने शेयर्स पे ड्यू करना है, जितने शेयर कंपनी ने अलॉट कर रखे हैं, 5000 शेयर अलॉट कर रखे हैं और अलॉटमेंट का अमाउंट है जी 30 रुपीज का। तो 5000 इंटू 30, ये अलॉटमेंट मनी ड्यू किया मैंने 1,50,000 रुपए। क्वेश्चन में अगली लाइन जो आपको बता रखी है, कहता है क्वेश्चन में बैलेंस ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 15 जून। ये बैलेंस क्यों बोल रहा है? ये इसलिए बोल रहा है, कहता है 10,000 तो आप ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हो अलॉटमेंट पे। बैलेंस जो बचा, बैलेंस कितना, 1,50,000 टोटल बनता था, उसमें से 10,000 आपने अलॉटमेंट पे पहले ही ट्रांसफर कर दिया, तो बैलेंस बचा जी 1,40,000। ठीक, उसको कहता है आपने रिसीव किया 15 जून 2014 को आपने रिसीव किया। तो एंट्री करूंगा जी कैश बुक में, क्योंकि पैसा रिसीव करने की एंट्री करनी है मुझे। तो मैं एंट्री करूंगा 15 जून 2014 को। ठीक है जी, और ये एंट्री मैं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ₹1,50,000 रुपए अलॉटमेंट पे आना था और 10,000 हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब अब आना है जी अलॉटमेंट पे 1,40,000 आना है। ठीक है सर, क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। द कॉल वर ड्यूली मेड ऑन 1 जुलाई 2014 एंड 1 अगस्त 2014। तो पहले फर्स्ट कॉल को तो ड्यू कर दूं, तो 1 जुलाई 2014 को कहता है कॉल की गई। चलो जी, तो आ जाओ कॉल को ड्यू करने की एंट्री। तो 1 जुलाई 2014 को मैं फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करने वाला हूं। ध्यान से समझते रहेंगे, क्वेश्चन की लेंथ काफी अच्छी है। तो मैं आ गया जी 1 जुलाई 2014 पे आ गया और कहता है 1 जुलाई 2014 को इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। तो एंट्री हुई इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ड्यू ऑन कितने पे ड्यू किया हमने, तो बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर एट द रेट रुपीज, कितना है जी फर्स्ट कॉल का अमाउंट। फर्स्ट कॉल का जो आपको अमाउंट दे रखा है वो दे रखा आपको 20 रुपीज दे रखा है, एट द रेट रुपीज 20 पर शेयर। तो आपने फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया 1,00,000 रुपए से। उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में, कहता है वन शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 150 शेयर्स। एक शेयर होल्डर था जिसने 150 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, वो पैसा उसने फाइनल कॉल के साथ दिया। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो जितना पैसा आया उसकी मैं एंट्री कर दूंगा और बाकी मैं दिखा दूंगा जी कॉल्स इन एरियर दिखा दूंगा। तो जितना पैसा आया उसकी मैं एंट्री करूंगा। तो फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करने की जो डेट दे रखी है वो दे रखी है जी यहाँ पे 31 जुलाई दे रखी है।
ठीक है, तो 31 जुलाई को मैं लिखूंगा जी इसमें 31 जुलाई 2014 टू इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो 5000 शेयर थे, उसमें से 150 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, इसका मतलब 4850 जो शेयर थे उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया 20 रुपीज के हिसाब से, तो ये आ गया जी 97,000 रुपीज आ गया। और बाकी जो 150 शेयर्स होल्डर थे उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो नहीं दिया तो जी मैं कॉल्स इन एरियर की एंट्री करूंगा। ठीक, तो आ जाओ जी, मैं एंट्री करूंगा कॉल इन एरियर की एंट्री करूंगा। तो 31 जुलाई तक पैसा फर्स्ट कॉल का 150 शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो 31 जुलाई तक पैसा नहीं आया, तो मैं एंट्री करूंगा जी अगली डेट पे 1 अगस्त 2014 पे एंट्री करूंगा। एंट्री करूंगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है जी, बीइंग कॉल्स इन एरियर, बीइंग कॉल इन एरियर कितना जी 150 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से, ये आ गया 3000 रुपीज। तो ये मैंने कर दी जी कॉल्स इन एरियर की भी एंट्री कर दी। उसके बाद फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करना है। चलो जी, पहले फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री कर देते हैं। तो क्वेश्चन में जो फाइनल कॉल ड्यू करना है वो करना है जी 1 अगस्त 2014 को करना है। कहां लिखा है? ये रहा से, ये रहा। कहते हैं कॉल जो ड्यू हुई, फर्स्ट कॉल ड्यू हुई 1 जुलाई 2014 को और सेकेंड कॉल है जी 1 अगस्त 2014 को। तो 1 अगस्त 2014 को मैं एंट्री करूंगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, एंट्री करूंगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे मैंने लिखा बीइंग फाइनल कॉल ड्यू $5,000 शेयर्स पे, और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है जी क्वेश्चन में दे रखा है आपको, देख लेंगे यहां पे 30 रुपए की फाइनल कॉल है। तो 5,000 शेयर पे 30 रुपीज के हिसाब से फाइनल कॉल बनी 1,50,000 रुपए। उसके बाद अगली एंट्री होगी जी फाइनल कॉल को रिसीव करने की। तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार। कहते हैं वन शेयर होल्डर, यहां से पढ़ रहा हूं मैं, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 150 शेयर्स विच ही पेड विद द फाइनल कॉल टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। ठीक है जी। और कहता है अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी। तो 100 शेयर जिसके पास थे उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे किया। तो फाइनल कॉल को पहले रिसीव कर लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। तो फाइनल कॉल का जो पैसा आना है उसकी डेट है जी आपकी 30 अगस्त डेट है। तो मैं आ जाऊंगा पहले कैश बुक पे। तो 30 अगस्त 2014 को मैं फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री करूंगा। तो 30 अगस्त 2014 को मैंने लिखा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट।
तो 5000 शेयर थे, उसमें से कहते हैं एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे उसने पैसा नहीं दिया। इसका मतलब 4900 शेयर वालों ने 30 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। ये आ गया जी 1,47,000 रुपीज आ गए। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन में दे रखा आपको, कहता है फाइनल कॉल के साथ आपने जो फर्स्ट कॉल का जो कॉल सीन एरियर था उसको भी रिसीव किया और विद इंटरेस्ट रिसीव किया 5% के साथ। ठीक है जी, तो पहले मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसको रिसीव करने की एंट्री करूंगा। तो आ जाओ जी, पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे और उससे पहले भी हम जो फाइनल कॉल पे जो पैसा रिसीव नहीं हुआ उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है जी, तो पहले इंटरेस्ट ड्यू कर देते हैं 30/8/2014 को। किससे लेना है इंटरेस्ट? शेयर होल्डर से लेना है। तो एंट्री करो जी, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। ठीक, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो इंटरेस्ट कितना बना वो मैं निकाल लूंगा। तो फर्स्ट कॉल का जो कॉल्स इन एरियर है वो है 3000 रुपीज। इंटरेस्ट का रेट है जी 5% और कितने मंथ्स हो गए? देखो जी, फर्स्ट कॉल से लेके फर्स्ट कॉल का पैसा जो आना था वो आना था जी आपका 31 जुलाई तक आना था। ठीक है, आया कब? 30 अगस्त को आया, तो ये हो गया जी 1 महीना हो गया। ठीक, 1 महीने का आप इंटरेस्ट निकाल लो, ये आ गया जी 1/12। तो 3000 रुपए कॉल इन एरियर था। इसका क्या जी मैंने 5% किया, तो ये आ गया जी आपका इंटरेस्ट आ गया। ये आपको इंटरेस्ट रेट है ना चेंज करना है इसमें। आप क्या करेंगे जी इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट का जो रेट है ना, इंटरेस्ट का रेट जो है वो कर देंगे जी 10% कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद कितने टाइम का इंटरेस्ट लगाना है ये देखेंगे। तो कहते हैं फर्स्ट कॉल का पैसा जो आना था वो 31 जुलाई को आना था, लेकिन शेयर होल्डर ने जिसके पास 150 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा सेकेंड कॉल के साथ दिया। कब दिया? 30 अगस्त को दिया। 1 महीना हो गया। ठीक, इसका मतलब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 5% लिखा, इसको करो 10%। तो 3000 का 10% ये आ गया जी 300 और 1 महीने का आ गया ये 25 रुपए। ठीक है जी, क्वेश्चन में दे रखा है शेयर होल्डर ने जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट था वो टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ सेकेंड फाइनल कॉल पे दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के साथ दिया। तो आ जाओ जी कैश बुक पे, और कैश बुक में एंट्री करो यहां पे। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल आपने रिसीव की 30 अगस्त को, तो सेम डेट पे कहता है उसने कॉल्स इन एरियर का पैसा दे दिया। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन कहता है विच ही पेड विद द फाइनल कॉल टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। ठीक है जी, तो मैंने लिखा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो कॉल इन एरियर का पैसा आ गया जी 3000 रुपीज। ठीक, कौन सा कॉल्स इन एरियर है ये फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर है। कॉल इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, और कहते हैं साथ साथ आपने इंटरेस्ट भी रिसीव कर लिया।
तो आपने इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री की, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब जब रिसीव करोगे तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। इसमें लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कौन सी कॉल पे? फर्स्ट कॉल पे। कितना इंटरेस्ट आया जी? ये आ गया 25 रुपीज। ठीक, तो फाइनल कॉल भी मैंने रिसीव कर लिया, फाइनल कॉल के साथ जो फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर था वो भी रिसीव कर लिया टुगेदर विद इंटरेस्ट। अब कहता है एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो उसकी भी एंट्री आपको करके दिखानी है। तो फाइनल कॉल का आपने पैसा रिसीव किया, डेट थी जी 30 अगस्त को, डेट थी 30 अगस्त की डेट थी। ठीक है जी, तो अगली डेट पे मैं दिखा दूंगा कॉल्स इन एरियर, क्योंकि 31 तारीख तक तो पैसा आना ही था। तो मैंने लिखा जी 1/9/2014 को मैंने लिखा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी, और इसका जो अमाउंट आएगा वो क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा है 100 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 100 शेयर पे फाइनल कॉल बनता है जी 30 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, ये बनता है 3000 रुपीज। उसके बाद आगे क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में कहता है अनदर शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो इसका मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूं। कब तक नहीं दिया? टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर विच एंड ऑन 31 अक्टूबर। और कहता है 31 अक्टूबर को अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया जी? एंड हो गया इस कंपनी का, सुपरमैन लिमिटेड का। तो 31 अक्टूबर तक का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री करो, सेम वैसे ही एंट्री करेंगे जैसे मैंने ये वाली एंट्री की। तो करो जी 31 अक्टूबर 2014 की एंट्री करेंगे, बिल्कुल सेम एंट्री हो जाएगी, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो फाइनल कॉल का जो अमाउंट कॉल इन एरियर है वो है 3000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कह दिया इस क्वेश्चन में कितना लगाना है जी? 10% लगाना है। और 2 मंथ्स हो गए। कैसे हो गए 2 मंथ्स? ये जो फाइनल कॉल का पैसा आना था ये 30 अगस्त तक आना था, अगस्त के बाद सितंबर और 31 अक्टूबर 2 महीने हो गए। तो ये आ गया जी आपका इंटरेस्ट आ गया 50 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है जी, और 31 अक्टूबर की ये मैंने क्लोजिंग एंट्री कर दी और कैश बुक का भी बैलेंस निकाल देता हूं। तो टोटल करेंगे डेबिट साइड का, टोटल आ गया जी 1 और 1 2,60,000 प्लस किया इसमें 97,000 प्लस किया 1,50,025 और इसमें से मैंने माइनस किया 10,000 रुपए। तो बाई बैलेंस सीडी 31 अक्टूबर 2014 को मैंने लिखा जी बाई बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस सीडी आ गया इस क्वेश्चन में 4,97,025 और दोनों साइड का टोटल में इक्वल कर दूंगा। टोटल आ गया जी 5,07,025।
तो ये मेरी कैश बुक कंप्लीट हो गई और ये एंट्रीज मैंने आपको कंप्लीट कर दी है। ठीक है जी, 31 अक्टूबर अकाउंटिंग ईयर का एंड था, तो लास्ट एंट्री मैंने इंटरेस्ट जो था फाइनल कॉल का वो मैंने ड्यू करके दिखाया, अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर, ये था जी प्रॉब्लम नंबर 14 था। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होता है फोरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है जी, तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूं। आज की क्लास में मैंने आपके सामने डिस्कस किया इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मेन यही टॉपिक कवर किया और उसके बाद एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी था। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जी फोरफीचर ऑफ शेयर स्टार्ट करेंगे एंड रीइश्यू ऑफ शेयर जो बचा है वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास मैं यहीं तक रखूंगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।